मम्मी जी, बहू कोई झाड़ू नहीं कि काम निकल गया तो किनारे कर दिया। सुनिए, कई दिनों से कह रही हूँ बगल वाले दुकान से मेरे लिए एक फूल झाड़ू ला दीजिए। पहले वाला झाड़ू छोटा हो गया है, अब झुककर साफ सफाई करने में कमर में दर्द होता है। और हाँ, जाले साफ करने के लिए जो लंबी लकड़ी वाला झाड़ू आता है वो भी ला दीजिएगा। नुक्कड़ पर मर्दों की भीड़ इकट्ठा रहती है तो मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। बस इतनी मदद कर दीजिए, नंदिनी अपने पति राघव से कहती है। राघव बोले, कई बार तुमसे बोला हूँ कि कम से कम झाड़ू पोछा के लिए एक काम वाली लगा लो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। आए दिन कोई ना कोई घर में मेहमान आते रहते, फिर सब काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। पैसों का क्या है, वो तो किसी महीने ज़्यादा और किसी महीने कम आते जाते रहते हैं। अब थोड़ा आराम अपने शरीर को दिया करो। घर के काम कम नहीं होते हैं, पर तुम औरतों को खुद पर दया भी नहीं आती। अब तुम ही बताओ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी मदद क्या करूं? कहो तो झाड़ू भी लगा दूं। नंदिनी बोली, ना बाबा ना, पाप लगाओगे क्या? और जरा धीरे बोलो, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो मेरी क्लास ले लेगी। और आप ये देखो, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है काम वाली कम पैसे लेती है? झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी 3,000 लेती है। राघव बोले, 3,000 बचाकर क्या कर लोगी? कहीं 3,000 बचाने के चक्कर में दवाइयों में 30,000 ना खर्च हो जाएं। नंदिनी बोली, शुभ शुभ बोलिए, उतने पैसे बचाकर मैं क्यों ना चिंटू को ट्यूशन लगा दूं। वैसे भी घर का काम करने में मेरा भी व्यायाम हो जाता है। बस आप झाड़ू ला देना। इतना कहकर नंदिनी रसोई की तरफ चली गई। अगले दिन कोचिंग सेंटर जाने से पहले राघव नंदिनी के लिए दोनों झाड़ू लाया। तभी उसकी सास कमला जी बोली, अरे राघव, झाड़ू तो घर में है, फिर नया झाड़ू लाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी झाड़ू हम दिवाली के समय लाते हैं। अब तुम्हारे घर में ना तो इतनी गंदगी होती है और ना ही इतने पैसे हैं कि साल में एक झाड़ू खत्म हो जाता है। राघव कुछ कहता उससे पहले नंदिनी बोली, ले आए, बहुत अच्छा किया। चिंटू स्कूल चला जाएगा, फिर आज घर की अच्छे से सफाई करूंगी। कमला जी बोली, बहू, भगवान ने तुम्हें तार जैसा लंबा तो किया नहीं है, फिर थोड़ा झुककर झाड़ू लगा लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ाकर कमाई करता है और तुम उसे झाड़ू में खर्च कर रही हो। नंदिनी कुछ कहती उससे पहले राघव बोला, माँ, आप भी हद करती हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे झाड़ू नहीं, उसने मुझसे हार मंगवाया है। चलो नंदिनी, मुझे नाश्ता दे दो, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर उसने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। राघव और चिंटू के जाने के बाद पहले नंदिनी ने नए झाड़ू को सड़क के किनारे अच्छे से झाड़ा ताकि उसका भूसा निकल जाए, वरना घर में हर जगह नए झाड़ू का भूसा ही भूसा दिखता। फिर अच्छे से नंदिनी ने साफ सफाई की, फिर झाड़ू को घर के एक कोने में रख दिया। सारा काम हो गया तो नंदिनी पंखे के नीचे बैठकर अपने आंचल से पसीना पोंछ रही थी। तभी कमला जी आई और बोली, बहू, अब ये झाड़ू कम से कम दिवाली तक चलाना। दिवाली से पहले नया झाड़ू नहीं खरीदना। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे कहाँ रखा तुमने झाड़ू? नंदिनी बोली, मम्मी जी, झाड़ू को तो मैंने दरवाजे के पीछे रख दिया है। और अगर झाड़ू टूट जाए तो क्या उसे दिवाली से पहले नहीं ले सकते? अरे, ज़रूरी है लक्ष्मी जी को दिवाली में ही बुलाना? उससे पहले भी तो वो हमारे घर आ सकती है। इतना कहकर वो मुस्कुराकर अपने कमरे में नहाने चली गई। समय के साथ साथ कमला जी और नंदिनी की नोकझोंक और टोका टोकी चलती रहती। राघव अच्छे मेधावी छात्र थे, परंतु सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण उसने एक कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाने का काम लिया। अब उसी से घर बार चलता था। नंदिनी कुछ करती नहीं, परंतु अपने तरीके से वो पति की पूरी मदद करने की कोशिश करती थी। समय बीता। एक रोज़ कमला जी ने कहा, बेटा, राघव, इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ रश्मि बेटी को यहाँ बुला लेती हूँ। राघव बोले,
माँ, पर वो तो हर साल भाई दूज पर आती है और गर्मी तो इस साल हर जगह पड़ रही है। यहाँ कौन सी बर्फ गिर रही है? कमला जी बोली। अपनी पत्नी के लिए अगर कुछ करना रहे तब तो तुम्हारा मुंह नहीं बनता। बहन को 1 महीने के लिए बुला क्या रही हूँ? तुम्हारे पसीने छूटने लगे। राघव बोला, माँ, आप जानती हैं हमारे घर में कोई कामवाली नहीं लगी हुई है और गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही है कि घर का काम करना नंदिनी के लिए भारी पड़ रहा है। ऊपर से आप मेहमानों को बुलाना चाहती हैं। 2 ही कमरे में एसी लगा है। अब आप बताइए सब इंतजाम कैसे होगा? तभी नंदिनी आई और धीरे से बोली, जब मम्मी जी का मन है तो बुलाने दीजिए, हम सब मिलकर काम कर लेंगे। और जहाँ तक गर्मी की बात है, ये तो कम नहीं होने वाली। आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और जाइए काम पर। इतना कहकर नंदिनी ने राघव को विदा किया। राघव के जाते ही कमला जी बोली, राघव के सामने तो बहुत जोर देकर तुम बोली कि सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। अब क्या अपनी ननंद से झाड़ू पोछा करवाओगी? बेटी घर की मेहमान भगवान समान होती हैं, पता है कि नहीं? लगभग 2 हफ्ते बाद आखिरकार कमला जी ने अपनी बेटी को बुलवा ही लिया। आते ही रश्मि बोली, हाय हाय मम्मी, आपने तो कहा था यहाँ अच्छा लगेगा, कितनी गर्मी है। आप लोगों ने हॉल में एसी क्यों नहीं लगवाया? और मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं तो कमरे में बैठूंगी। भाभी, शरबत पानी जो कुछ भी है वहीं ले आओ। इतना कहते हुए वो माँ का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। 2-3 दिन तक रश्मि कमरे से ही बैठी बैठी अपनी फरमाइश करती। बस सुबह के 8 से 10 बजे तक वो कमरे से बाहर नाश्ता करने के लिए निकलती। जैसे ही धूप तेज़ होती वो अपने कमरे में चली जाती। 2 दिन बाद रश्मि के बेटे का जन्मदिन था। नंदिनी ने सोचा घर के लोग रहेंगे तो कुछ अच्छा बनाती हूँ, पर ये क्या, रश्मि और कमला जी ने अपने आसपास के रिश्तेदारों को न्योता दे दिया। ये देखकर राघव बहुत नाराज़ हुआ। माँ बहन के सामने बोला, तुम लोग देख रही हो गर्मी कितनी पड़ रही है, पूरे दिन तुम दोनों कमरे में रहती हो, नंदिनी को एक पल आराम नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रात में भी तुम सब बच्चों को हमारे कमरे में भेज देती हो। मुझे और नंदिनी को नीचे गद्दे पर बिछाकर सोना पड़ता है। माँ, आप क्या बच्चों को अपने कमरे में नहीं सुला सकती? बच्चों के लिए नीचे गद्दे बिछा दीजिए। क्या दिक्कत, हमारे कमरे में चिंटू भी रहता है। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, घर का काम मैं अपनी मर्जी से करती हूँ और बेटी भगवान समान होती है और झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, तो एक बहू का स्थान कहाँ होता है? घर के कोने में। और आप ही तो कहती हैं ये घर रश्मि जी का भी है, तो अपने घर में छोटे मोटे काम करने में कैसी शर्म? क्या ननंद बस नेग लेने के लिए होती है? भाभी की कुछ मदद कर देंगी तो ओहदा कम नहीं हो जाएगा, बल्कि प्यार और सम्मान दोनों बढ़ जाएगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ननंद को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो दूसरे काम करने चली गई। रश्मि बोली, भैया, मैं अपने बेटे का जन्मदिन मना रही हूँ, तो आपको दिक्कत क्या है? चिंता मत कीजिए, आपका खर्च नहीं होगा और ये घर मेरा भी है, ये मत भूलिए। राघव हंसकर बोला, आजकल की बेटियां अधिकार लेने के लिए लाइन में सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं, पर जिम्मेदारियों के समय दूर दूर तक नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, जब घर तुम्हारा है और तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है तो व्यवस्था भी तुम करो, हम लोग एक कोने में रहेंगे, फिर तो ठीक है। अपने कमरे में चला गया। नंदिनी उसके पीछे पीछे गई। नंदिनी ने राघव को समझाया, कुछ रोज की बात है,
क्यों रिश्ते खराब करते हैं? मैं कर लूँगी। राघव बोला, कर लूँगी क्या? और कितना कर लोगी? मुझे अपनी बहन पर नहीं, अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा है। अपनी बेटी का पसीना दिख रहा है, पर बहू पसीने से लथपथ है, वो नहीं दिख रहा है। करो जो करना है। बाद में जब कमर का दर्द बढ़ेगा तो मेरे पास रोने मत आना। इतना क्या, घर से बाहर चला गया। सभी रिश्तेदार आए। नंदिनी ने रोटी, चावल, सलाद और चटनी सब घर में बनाया और सब्जी बाहर से मंगवा ली। एक बार रश्मि कहने नहीं आई कि आप पैसे खर्च मत कीजिए, मैं मंगवा लेती हूँ। आखिर नंदिनी अकेली क्या कुछ करती। जब केक काटने की बारी आई, सब वहाँ थे। किसी ने नंदिनी को एक बार नहीं कहा कि आप भी आ जाओ। सब फोटो खिंचवा रहे थे। नंदिनी भी सबके साथ थी। कैमरामैन बोला, एक साथ इतने लोग नहीं आ पाएंगे। कमला जी झट से बोली, बहू पहले हमें फ़ोटो खिंचवाने दो, तुम बाद में खिंचवा लेना। नंदिनी बेचारी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, जैसे झाड़ू की सही जगह घर के कोने में होती है। नंदिनी की आंखों की नमी और कोई नहीं देख पाया, लेकिन राघव ने महसूस कर लिया। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो बाहर, ठंडी हवा चल रही है, हम घूम कर आते हैं। नंदिनी बोली, अभी इतने सारे लोग हैं। राघव बोला, किसी को हमारी नहीं पड़ी है, सब अपने में मस्त हैं, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों बाहर टहलने चले गए। नंदिनी उन बातों को भूल गई। 3 दिन बाद सारे फोटो बनकर आए। रश्मि नंदिनी पर कटाक्ष करते हुए बोली, भाभी एक भी फोटो में आप मुस्कुरा नहीं रही हैं और ना ही दिख रही हैं। कहाँ चली गई थी? लग रहा है आपको कोई खुशी ही नहीं थी। नंदिनी चुप थी। राघव वहीं बैठा था। राघव बोला, बड़ी जल्दी तुम्हें अपनी भाभी की याद आ गई। उस रोज तो जब तक खाना बनाना और खिलाना था तुम भाभी को ढूंढ रही थी। उसके बाद तुम्हें अपनी भाभी की एक बार चिंता नहीं हुई कि सबके साथ उसे भी पूछ लें। एक बात कहूँ रश्मि, अगर यही स्वभाव रहा तो वो समय दूर नहीं जब ससुराल में तुम भी एक कोने में पाई जाओगी। कमला जी बोली, ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। राघव बोला, माँ जितना बेटी के लिए सोचती हो कभी बहू के लिए भी सोच लिया करो। बहू भी तुम्हारी घर की लक्ष्मी है। कोई झाड़ू नहीं कि मतलब निकल जाने के बाद एक कोने में रख दिया। अरे लोग झाड़ू को भी घर के कोने में खड़ा नहीं रखते, पर आपने तो अपनी बहू को अपने परिवार से एक कोने में कर दिया। याद रखिएगा, जब ज़रूरत होगी तो यही काम आएगी। पर मुझे अपनी पत्नी की चिंता है। सबसे सुख के लिए अपनी पत्नी का अपमान और बलिदान दोनों नहीं देख सकता। इतना कहकर वो चला गया। 2 दिन बाद नन्नी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उसे आराम की ज़रूरत है। अब सारा भार कमला जी पर आ गया। अगले ही दिन रश्मि बोली, माँ मुझे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। कमला जी बोली, रश्मि तू तो बहुत मतलबी निकली। अब तक बहू इतनी गर्मी में भी सब कुछ करती आई, अब उसे ज़रूरत है तो तुम भाग रही हो। सही कहता है राघव, घर की लक्ष्मी बेटी नहीं बहू होती है, और उसकी जगह झाड़ू की भांति घर के कोने में नहीं बल्कि हमारे दिल में होती है। जाओ और अपना घर संभालो। अब तुम बस भाई दूज पर ही आया करो, क्योंकि मेरी बहू अब सबके नखरे नहीं उठा सकती। शाम तक रश्मि वापस घर चली गई। जैसे तैसे कमला जी ने सबके लिए कुछ खाने के लिए बनाया। उस रोज कमला जी को एहसास हुआ कि इतनी गर्मी में भी बेचारी नंदिनी सबके लिए क्या कुछ नहीं करती थी, पर चेहरे पर परेशानी तक नहीं आने देती थी। वो नंदिनी के पास बैठी और उसके सर पर तेल रखते हुए बोली, बहू मैं तुमसे भी बहुत नाराज़ हूँ। अरे तुम्हारा भी शरीर है,
वो भी थकता है, पर तुम हो कि उसकी बात सुनती ही नहीं हो। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया हो, सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी जैसी सास बहू को लक्ष्मी बनाकर हम घर तो ले आती, परंतु मन में जगह ना देकर झाड़ू की भांति घर के कोने में रखती है। तभी तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बुढ़ापे के बुरे वक्त को न्योता देते हैं। कमला जी की बातें सुनकर नंदिनी की आंखें भर आई और वो कमला जी से लिपटकर फूट फूट कर रोई। कमला जी बोली, बहू, अब तुम बहू नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी और बेटी हो, तो अब अपने आंसू पोंछ लो। अब ये माँ तुम्हें कभी रोने नहीं देगी। राघव ने भी चैन की सांस ली और बोला, चलो अच्छा हुआ, रश्मि के बुरे बर्ताव के कारण कम से कम माँ की आंखें तो खुलाई। अब उन्हें लक्ष्मी और झाड़ू के बीच का भेद पता चला। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।